यूक्रेन सिटी के बिल्कुल सेंटर में आ चुका हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी। और ये देखो कितने खूबसूरत नज़ारे यार, कितना खूबसूरत इनका ये सेंटर है। लेकिन लोग बाग कोई है ही नहीं, कोई टूरिस्ट तो है ही नहीं। मतलब टूरिस्ट तो बहुत बड़ी चीज़ मैंने बोल दी, लोकल्स भी नहीं दिख रहे। मतलब इतनी खूबसूरत इनकी सड़कें, ये देखो इनकी बिल्डिंग, सामने कोई मेरे को खास ही बिल्डिंग लग रही है, वो उधर चल के देखेंगे। पर ऐसी कोई भीड़, लोग बाग कुछ है नहीं। आज मौसम इतना मस्त है, सनी वेदर है, दिन का समय है, पर कोई भी नहीं दिख रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक भी इंसान नहीं है, पर जो टेंशन ऑब्वियसली जगह डिज़र्व करती है, या बाकी दिनों में वॉर से पहले यहाँ पे जो माहौल होता होगा वो अब हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। और मतलब यार सुंदर आर्किटेक्चर है, ये देखो बिल्कुल सेंटर के बीचों बीच है हम। पर वही बात है, टूरिस्ट तो कोई आना ही लग रहा, क्योंकि टूरिज्म बंद था इस देश में। रिसेंटली इन्होंने खोला टूरिस्ट के लिए, पर कोई भी टूरिस्ट आना प्रेफर नहीं करता करंट सिचुएशन की वजह से, जो इस देश में युद्ध चल रहा है। और अभी तो आने वाले दिनों में हम आगे के शहरों में जाएंगे, जहाँ पे आप सिचुएशन को और देखोगे और आप देख सकोगे कि भी क्या क्या नुकसान होने लग रहा है युद्ध की वजह से इस देश में। बाकी वो सारी बातें अपन बाद के लिए रखते हैं। फिलहाल अपने को इस डायरेक्शन में जाना है जिधर मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है, एक रेस्टोरेंट पे। बिल्डिंग देखो भाई, खूबसूरत। सामने एक लाडा खड़ी है अपने, बड़ी मस्त लगती है मेरे को इनकी गाड़ियाँ। रोड के दोनों तरफ खूबसूरत बिल्डिंग्स और कैफेज भी है जो कि खुले हैं। सभी तो नहीं खुले, काफ़ी बंद भी हो चुके होंगे, पर वो देखो सामने वाला खुला है। खूबसूरत लग रहा है वो भी, क्यूट सा है ना। और जगह जगह यूक्रेन का झंडा ऑब्वियसली। मतलब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब भी लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट रख सके, वरना तो लाइफ बहुत ही डिप्रेसिंग हो जाएगी हर समय, क्योंकि युद्ध की खबरें, वही अपडेट्स, कभी कहीं पे कुछ हो गया, कभी कहीं विस्फोट हो गया। तो फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं डेली लाइफ के साथ कैरी ऑन करने की। यार दिन के समय सेंटर की सड़कों पे आराम से सड़क क्रॉस कर रहा हूँ, कोई भी गाड़ी नहीं आ रही इधर। इनफैक्ट रात को जब हम पहुंचे थे तो यहाँ पे कर्फ्यू लग चुका था, 11 बजे के बाद बाहर निकलना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। और हम किसी तरह यहाँ पहुंचे, कर्फ्यू में दबे पाँव डर डर के होटल तलाशा एक, और उस होटल में पहुंचे। ये खड़ा मेरा दोस्त मेरे इंतजार में, अपना यात्री डॉक्टर साहब। कहाँ है रेस्टोरेंट? मस्त एरिया, ये तो बहुत खूबसूरत है, लग इन रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ हुआ है ना, अभी बना दिया इन्होंने दोबारा। लग इन रहा भाई ये सारी चीज़ें देख के तो, कि भी इस देश में मतलब ये सिचुएशन है। बहुत सुंदर लगा मेरे को तो। रोड से उधर से अंदर आ गए हम इस रेस्टोरेंट में। भाई आ तो गए हम रेस्टोरेंट के अंदर, लेकिन यहाँ कोई और है ही नहीं हमारे अलावा, बिल्कुल ही खाली। एक सेक्शन और भी है जबकि रेस्टोरेंट का, जो कि पूरा खाली है, कोई नहीं आया। कमाल है, कोई भी नहीं। और साथ ही में मैं आपको मेन्यू दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि भाई कितना बढ़िया और कितना अफोर्डेबल है यार। मतलब ये देखो, आज हमारा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो हमने मंगा लिया एक समोसा चाट और साथ में गोलगप्पे। और इसके अलावा जो खाना भी हमने रोटी सब्जी मंगाई, अब ये देखो 220 इनकी करेंसी है हर्वीनिया, और एक $1 में लगभग 42 हर्वीनिया होते हैं। और इसको अगर आप डबल कर दोगे तो अपने भारतीय रुपये आ जाएंगे, डबल से थोड़े ज़्यादा होते होंगे, 2.10 2.14 कुछ होगा। तो ये 230 है, तो यानी कि 500 रुपये, जो कि 4.5 यूरो हुए। 4.5 यूरो की सब्ज़ी, जो कि बाकी यूरोप में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। 8 यूरो 10 यूरो से कम की कहीं नहीं दिखेगी इन दिनों, लेकिन यूरोप में होते हुए भी काफ़ी अफोर्डेबल है। और सिर्फ यही नहीं यार, देखो इनका स्टाफ भी है, शेफ़ भी होएगा, लाइटें भी है, हीटिंग भी है, फिर भी सारी चीज़ें भाई इतनी सस्ती। चाय मंगवाई मैंने 800 ml 220 की, यानी कि 450 रुपये में पौना लीटर से भी ज़्यादा चाय। तू पिएगा? बहुत दिन से चाय पीने का मन हो रहा था, आज इतनी चाय मिल जाएगी छिक जाऊँगा। बस खाना बढ़िया हो। गोलगप्पे आ गए भाई हमारे, और 15 पीस दिए है। मेरे को तो लग रहा है इसी में पेट भर जाएगा, हमने तो शौक शौक में मंगा लिया है 15 पीस। भाई ये आ गया समोसा चाट। मस्त है। भाई खाना खा के हम निकल चुके हैं, और
हमने छिक के खाना खाया, मतलब पहले स्टार्टर्स भी मंगाए, फिर खाना भी पैक भी करा लिया, 2 जनों का खाना, और मैं तो खाता भी ज़्यादा हूँ, फिर भी हमारा खाने का बिल आया सिर्फ 1500 यूक्रेनियन, क्या बोलते हैं इनकी करेंसी में, बार बार भूल जाता हूँ, हिरवेनिया, यानी कि अपने इंडिया के सिर्फ 3200 रुपये कटे मेरे कार्ड से। और रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़ा था, हमारे अलावा कोई आए भी नहीं, सिर्फ एक इंसान आए थे हमारे बाद में, जो कि इंडियन ही थे, इंडिया में गुड़गांव से थे, और वो यूक्रेन की मिलिट्री की ड्रेस पहन के आए। तो मैंने उनसे बात करी, और जो रेस्टोरेंट के ओनर थे वो भी पंजाब से थे, तो हम सब बात करेंगे, लगभग 2.5 घंटा हम उस रेस्टोरेंट में बैठे, हमने बातें करी यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि यूक्रेन की मिलिट्री में थे वो इंसान, जो अपने इंडिया के गुड़गांव के जो भाई थे। तो वो बताने लग रहे थे कि भी कैसे मिलिट्री वाले हम अटैक्स करते हैं, कैसे हमारे ऊपर होते हैं, फ़ोन में वो वीडियोस वगैरह दिखाने लग गए। तो उनसे बात करते करते हमें पता चला कि ना भाई सिटी में यहाँ पे भी काफ़ी ड्रोन से अटैक्स होते हैं, मतलब ड्रोन आता है, उसमें अंदर एक्सप्लोजिव होते हैं और वो एकदम से बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है। लेकिन मोस्टली जितने भी ड्रोन है उनको इनका जो सिस्टम है यूक्रेन का, वो मार देता है, गाड़ी का नंबर एवोकाडो। पर फिर भी काफ़ी ड्रोन्स आगे बिल्डिंग्स पे गिर जाते हैं और वो मतलब फट जाते हैं नीचे, आगे आग लगा देते हैं। तो इस तरह के अटैक्स यहाँ पे ओडिशा में काफ़ी होने लग रहे हैं, पोर्ट सिटी है, मैंने आपको पहले ही बताया। और बोल रहे कि यहाँ पे आम बात है, दिन में 1-2 बार तो सायरन बजेगा ही, जैसे ही इनके रडार में कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट इनकी रडार में आते हैं तो शहर में सायरन बजने लगते हैं। इसका मतलब है कि ध्यान रखना भी कुछ भी हो सकता है। तो सायरन बजते ही सभी लोग आमतौर पर नीचे घुस जाते हैं, बंकर्स में छुप जाते हैं, या फिर अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने लगते हैं। और मतलब आम तौर पे जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स है, सरकारी ऑफिसेज है, इनका पोर्ट है, आर्मी का एयरपोर्ट है, उन सभी बिल्डिंग्स पे, ऑफिसेज पे, इंस्टीट्यूट्स पे आमतौर पे अटैक्स होते हैं और उधर ज़्यादा खतरा रहता है, और डेली ही होते रहते हैं। ये कोई यूं नहीं है कि भी हफ्ते 10 दिन में होएगा, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ होता रहता है। कीव में और खारकीव सिटीज़ में चीज़ ज़्यादा है, जो कि इनकी लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। इनफैक्ट खारकीव तो बिल्कुल ही रशिया के बॉर्डर के बराबर में है। और आमतौर पे मोस्ट लाइकली सिटी सेंटर में या फिर जो आम पब्लिक के इलाके है, उधर मिसाइल गिरने के चांसेस कम है, उधर वो जनरली अटैक करते नहीं है। लेकिन फिर भी जिनके साथ इनकी लड़ाई चल रही है वो दूसरे देश के एजेंट्स और उनकी इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पे गलियों में, सड़कों पे घूमते रहते हैं, और उनको ढूंढना इनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सेम ही ज़बान है, रशियन बोलते हैं यहाँ पे भी सारे। उड़ीसा में मोस्टली लोग सभी रशियन ही बोलते हैं, हालांकि जो यूक्रेनियन भाषा है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 70% आप सिमिलर कह सकते हो रशियन से। लेकिन जब से युद्ध छिड़ा है, यूक्रेनियन लोगों ने रशियन बोलनी अवॉइड कर दी है या फिर बंद कर दिया है। ये लोग बोलते हैं कि भी हमारी आइडेंटिटी यूक्रेनियन है, हम यहीं की ज़बान बोलेंगे, जो कि काफ़ी हद तक रशियन से सिमिलर ही है। पर उसके अलावा भी आम डे टू डे लाइफ में यूक्रेनियन लोग भी रशियन भाषा का इस्तेमाल ही ज़्यादा करते हैं, और यूक्रेनियन भाषा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा यूज होती है। तो अब इन सड़कों पे कोई भी स्पेशल एजेंट या इंटेलिजेंस का आदमी घूम रहा है, तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है यहाँ की पुलिस के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए या मिलिट्री के लिए, कि भी वो इंसान इस देश का है या फिर जिस देश से इनकी लड़ाई है उस देश का है। और ऑफिशियल स्टेटस की हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी यूक्रेनियन है, लेकिन ज़्यादा वाइडली स्पोकन लैंग्वेज रशियन है, खास करके देश के ईस्टर्न पार्ट्स में या सदर्न रीजन्स में, जिधर हम फिलहाल है, जो रशिया से इतनी दूर नहीं पड़ते, इधर और भी ज़्यादा रशियन यूज़ होती है। मेरे जितने भी यूक्रेन के दोस्त हैं वो सभी लोग रशियन में ज़्यादा फ्लुएंट थे, क्योंकि उन्होंने घर में वही बोल लिया, दोस्तों के साथ वही बोल लिया। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका, वॉर की वजह से यहाँ की इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ा है, इनके लैंड एरिया पे बहुत फ़र्क पड़ा है। काफ़ी एरिया अब रशिया के अंडर है, जो पहले यूक्रेन के अंडर होता था। क्रीमिया उसका एक एग्जाम्पल है। और उसी के साथ साथ यहाँ की पॉपुलेशन पे भी बहुत फर्क पड़ा है। तो अगर हम लोग यूक्रेन के डेमोग्राफिक्स की बात करें, यानी कि यहाँ के लोगों की बात करें, तो मोस्टली लोग एथनिकली यहाँ पे जो लोग रहते हैं 77-78% एथनिकली यूक्रेनियंस ही है। और यूक्रेनियंस के अलावा 17-18% यहाँ के जो लोग हैं ना, वो एथनिकली रशियंस है, यानी कि रशियन लोग हैं, यूक्रेन में रहते हैं लेकिन यूक्रेनियन सिटीजन है, मतलब इस देश के लोग हैं, पर एथनिकली देखा जाए तो वो एक्चुअली में रशियंस है। वहीं फिर कुछ माइनॉरिटीज़ भी है, जैसे मोल्दोवंस है, बेलारूसियंस है, या फिर क्रीमियन तातर्स है। क्रीमिया जो रीजन है जो अब रशिया कंट्रोल में है, उधर के लोग तातर्स, यानी कि जो एक और एथनिक कम्युनिटी है वो है। पर पॉपुलेशन इनकी वॉर से पहले कुछ और थी, वॉर के दौरान अभी कुछ हो रहा है, और आने वाले समय में पता नहीं क्या होगी। मतलब एग्जैक्ट डेटा तो शायद मेरे को ना याद हो, लेकिन 40 मिलियन से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन थी वॉर से पहले, 2020 तक 42 मिलियन होगी शायद, यानी कि 4 करोड़ से ज़्यादा यूक्रेन देश की पॉपुलेशन थी। लेकिन वॉर की वजह से काफ़ी लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो गए, कुछ लोग मर गए, काफ़ी ज़्यादा लोग देश छोड़ के यूरोप के दूसरे पार्ट्स में चले गए या फिर दुनिया के दूसरे रीजन्स में चले गए। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में मेरे बहुत यूक्रेनियन दोस्त बने हैं, और सभी यूक्रेन के बाहर बने हैं, क्योंकि यूक्रेन तो मैं ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ। तो काफ़ी लोग यहाँ से पोलैंड मूव कर गए, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में।
अभी फ़िलहाल इनकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ के करीब होगी, 20 मिलियन 25 मिलियन या क्या पता 30 मिलियन भी हो, पर मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में 2.5-3 करोड़ से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन अभी फ़िलहाल वॉर के दौरान होगी। और लोग इंटरनली डिस्प्लेस करके, इसका मतलब ये नहीं है कि देश की पॉपुलेशन घट गई, पर हर जगह के डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए। देश की पॉपुलेशन हालांकि जैसे मैंने बताया वॉर की वजह से लोग छोड़ के बाहर चले गए देश को, और इनका बर्थ रेट भी डिक्लाइन पे है, तो इनकी पॉपुलेशन अभी फ़िलहाल घटने ही लग रही है। बाकी अभी फ़िलहाल हम पास में ही पोर्ट है, उधर जाने लग रहे हैं। पोर्ट पे वैसे भाई अटैक होते हैं ध्यान से, और ये बीच में इनका झंडा लगा हुआ है। बाकी जो भी 25 साल तक के लड़के हैं वो मतलब कॉलेज जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। 25 साल के बाद उन्हें मिलिट्री में सर्व करने के लिए यहाँ की सरकार बुलाने लग रही है। कुछ बातें और उन्होंने हमें बताई थी कि पहले इनकी जो मिलिट्री थी 15-20 हज़ार ही लोग थे उसमें जो ट्रेंड मिलिट्री वाले थे, पर अब इनकी मिलिट्री काफ़ी लाखों में हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी लोग भर्ती होने लग रहे हैं रिसेंट टाइम्स में वॉर के बाद से। और एक चीज़ उन्होंने ये भी बताई कि जिस दिन यहाँ पे रशिया ने अटैक करा था, जब शुरू में कीव पे और ओडेसा पे अटैक करा था, जब वॉर शुरू हुई थी साल 2022 में, तो बोल रहे थे कि यहाँ पे पोर्ट पे आर्मी आई और खुली क्लाशनिकोव बांटने लग रही थी। जो भी लोग हैं यहाँ के खुली AK-47 से लेके लड़ने के लिए जा रहे थे रशियंस के साथ। कोई भी आओ उठाओ, बोले सिविलियंस नॉर्मल कपड़ों में आके कोई भी लो बंदूक और जाके लड़ने जा रहे थे उनके फौजियों के साथ, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड मिलिट्री बहुत बड़ी इनकी थी नहीं यूक्रेन की, और ना ही इनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन है। पहले शायद 92-93 में जब US प्रेसिडेंट क्लिंटन के कहने पे इन्होंने शायद अपना गिव अप कर दिया था अपना न्यूक्लियर वेपन, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि इनके पड़ोसी देश को इतना बड़ा इनसे खतरा नहीं था अटैक करने के लिए। उन्हें लगा कि भी इनके पास तो कोई आर्मी है ही नहीं, मिलिट्री है ही नहीं, ये क्या ही बराबरी करेंगे हमारी। पर यूक्रेन अभी तक उनका डट के सामना कर रहा है और लड़ रहा है। एक चीज़ और आप नोटिस करो, सेंटर के बिल्कुल नज़दीक में, हम इनके मेन पोर्ट के पास में, और ये सारे बेंचेस बिल्कुल खाली पड़े हैं, और ये एक पॉपुलर स्क्वायर लग रहा है मेरे को, लेकिन कोई भी इंसान यहाँ पे बैठा हुआ नहीं दिख रहा। पॉपुलेशन क्योंकि देश की कम हो चुकी है और वॉर के बाद यहाँ पे कोई बाहर से आता नहीं है, तो सड़कें बिल्कुल खाली है। बिजनेसेस एकदम मोस्टली बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, लोग यहाँ पे अपना बिजनेस बंद करके जा चुके हैं यूरोप के दूसरे रीजन्स में। और मैं क्यूरियस था कि भी जो लोग सरकारी नौकरियां कर रहे हैं यहाँ पे उनकी तनख्वाहें कौन दे रहा है, क्योंकि जो सिमिलर कंट्रीज है जिधर वॉर चलने लग रहा है, जैसे मैं पहले सीरिया में गया, काफ़ी कंट्रीज में जैसे अपन गए हैं वॉर टोन कंट्रीज में, तो उधर हालत ख़राब हो जाती थी कि भी सैलरीज नहीं मिलती थी। साउथ सुडान थे अपन, सरकार पैसे दे ही नहीं पाती थी क्योंकि कुछ है ही नहीं सरकार के पास देने के लिए। तो यहाँ पे काम कैसे चल रहा है? तो उनका कहना यह था कि यूरोप के बाकी देश मदद करते और वो पैसा भेजते हैं इनकी सरकार को, ताकि लोगों को सैलरीज दी जा सके। मतलब जितना मैंने जाना है, पता नहीं इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि मैं इस देश में पहले कभी आया नहीं हूँ। अगर मैं आया होता तो मैं शायद और बेहतर बता सकता, मेरे पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। पर जितना मुझे बताया गया है वो यही है कि भी पहले सड़कें भरी रहती थी, रेस्टोरेंट्स में घंटों घंटों की वेटिंग होती थी, नंबर नहीं आता था। और अब 2025 का जब अंत होने लग रहा है, सभी रेस्टोरेंट्स खाली पड़े रहते हैं, कैफ़ेज़ बिल्कुल खाली है और काफ़ी बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। सामने पोर्ट दिख रहा है और यहाँ सड़क किनारे एक गाड़ी खड़ी है जिसका शीशा टूटा पड़ा है, पता नहीं क्यों, क्या हालत बना रखी है गाड़ी की। इसमें आगे कुछ गिरा तो नहीं है? नहीं, मेरे को तो लग रहा है तो ऐसे किसी ने फोड़ रखा है, तोड़ रखा है। बाकी हम इधर आगे फाइनली इनके पोर्ट पे, ओडेसा के पोर्ट पे, शायद और भी कोई पोर्ट होगा, पर ये जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स काफ़ी पॉपुलर है। इन्हें पोतेमकिन स्टेयर्स बोला जाता है, 1800 कुछ में बनी थी, काफ़ी मशहूर है इस शहर में, ओडेसा में। सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट ही कह सकते हो आप एक तरह से, पर कोई दिख नहीं रहा टूरिस्ट, नाम के ही कोई है। और इसके साथ में यही है प्रीमोस्की बॉलीवर्ड। प्रीमोस्की किसी इंसान का नाम नहीं है, पर यूक्रेनियन वर्ड है जिसका मतलब होता है बाय द सी, शायद से। मतलब ये जो बॉलीवर्ड है ये ओवरलुक करता है ब्लैक सी को और इस सिटी की एलिगेंट बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर को। बराबर में इस बॉलीवुड के पेड़ लगे हुए खूब सारे, हरियाली सी है, काफ़ी एलिगेंट सा खूबसूरत सा नज़ारा है, काफ़ी शांति भी है इधर। पर कुछ नहीं पता, एकदम से आगे पीछे कुछ फट जाए तो। बाकी ना इस देश में एक चीज़ हो रहा है कि भी हम कोई भी आपस में मजाक कर रहे हैं ना, मतलब बहुत हंसी आ रही होती है, पर हंसने का मन नहीं करता, क्योंकि कोई इंसान हमारी तरफ देखने लग जाता है और मतलब खुद से शर्म आ जाती है कि भी इनके देश में युद्ध चलने लग रहा है, इनका इतना नुकसान हो रहा है, ये जो भी चीज़ है, और हम हंस रहे हैं। चाहे हम किसी वजह से हंस रहे हो, हम अपनी अलग बात, अलग मजाक पे हंस रहे हो, पर हंसने का मन नहीं करता इधर ना।
ओपन में, मतलब पब्लिक में, तो बार बार हंसी कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर किसी और वजह से भी हमें हंसी आ रही हो, पर एकदम से शर्म आ जाती है बहुत ज़्यादा। शाम के 5:30 बज चुके हैं। सेंटर में बिल्कुल हम सैर करने लग रहे हैं, और बिल्कुल सेंटर में। अब तो ऑफिस की भी छुट्टी हो चुकी है, कॉलेजेस की सभी चीज़ों की छुट्टी हो चुकी है, पर इतनी कोई भीड़ रौनक देखने को नहीं मिल रही। और मतलब मैं यही सोचने लग रहा हूँ कि भाई एक समय पे हो सकता है यहाँ पे भीड़ होती हो काफ़ी, लेकिन फिलहाल तो बिल्कुल ही शांति है। इनफैक्ट ये जिस तरह हम कैफ़ेज़ भी देख रहे थे आसपास कि भी कॉफ़ी लेनी हो, तो जैसे ये कैफ़े काफ़ी मशहूर दिखा रहा था, इसके रिव्यूज़ बढ़िया थे, पर अंदर से बिल्कुल ही खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं इसके अंदर। रोड के दूसरी साइड भी कुछ दुकानें हैं, कैफ़ेज़ है, पर सब खाली से पड़े हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ लड़कियां दिख रही है सड़क पे, या तो बड़ी उम्र के बुजुर्ग दिख रहे हैं आदमी, या फिर कम उम्र के बच्चे दिख रहे हैं, 25 साल से कम उम्र के। जवान लड़के कोई भी देखने को नहीं मिल रहे, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां दिख रही है। और मतलब ये मेन एरिया है शहर का, सेंटर में हम फिलहाल उड़ीसा सिटी के सेंटर में। शाम के 5:30 बजे बढ़िया मौसम हो रखा है, आसमान बिल्कुल साफ़ है, सनी दिन था, अभी भी धूप है काफ़ी, पर बिल्कुल शांत सा माहौल है। और मतलब आमतौर पे जब भी मैं फिल्मिंग कर रहा होता हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, तो माइक के बिना रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, खासकर जब मैं शहर के बीचों बीच हूँ। और अभी शाम का समय है, शहर के बीचों बीच हूँ, लेकिन बिना माइक के रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ मैं। ये अभी रिसेंट सारी क्लिप्स आपको जो भी सुनाई दे रही है, और शांति देखो, मतलब एक बस के गुजरने पर कितना शोर हो जाता है, जो आप सुन पा रहे हो। इसने ब्रेक मारे, अभी टाटा की बस है, इंटरेस्टिंगली ये देखो, एक व्हीकल से इतना शोर हो जाता है। और शहर के बीचों बीच 3-4 व्हीकल पास से गुजरे तो वीडियो बन ही नहीं पाती, लेकिन ये देखो खाली सा पड़ा है, बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं। और इस चीज़ का अपना मज़ा भी है वैसे, किसी भी कंट्री को या जगह को उसके लोएस्ट पॉइंट पे विजिट करना, जब सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे हो। दोस्तों जैसे जैसे धूप ढलती जा रही है, शाम ख़त्म होती जा रही है, सड़कों पे भीड़ और कम होती जा रही है, क्योंकि रात को यहाँ पे कर्फ्यू लग जाएगा। और कर्फ्यू में किसी को भी बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी कारण, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई स्पेशल परमिशन हो। और हालांकि कल जब हम यहाँ पे पहुँचे थे रात को 1:30 बजे, तो कर्फ्यू लगा हुआ था, बाहर निकलना अलाउड नहीं था, पर किसी तरह दबे पाव हम होटल ढूंढ के होटल में पहुँच गए थे। और आज जो वो एक भाई मिले थे जो यहाँ की मिलिट्री में, यूक्रेन की, उनसे मैंने पूछा भी कि अगर हम पकड़े जाते तो हमारे साथ क्या होगा। तो उन्होंने यही बताया कि तुम्हें पकड़ के डिटेन कर लिया जाएगा, शायद पुलिस स्टेशन ले जाया जाए या कहीं भी, फिर तुम्हारे साथ पूछताछ होगी, इंटेरोगेशन होगी, और मोस्ट लाइकली अगर तुम टूरिस्ट हो और सही प्रूव हो जाते हो तो शायद कुछ
खास कंसिक्वेंसेस ना हो, पर फिर भी इस खतरे में खुद को डालो ही मत भाई। लेकिन कुछ भी कहो, कितना ही इस देश में हालात बुरे हो, कितनी ही प्रॉब्लम्स चल रही हो, जंग चल रही हो, वॉर चल रहा है, लेकिन मौज मस्ती में कोई कमी नहीं छोड़ रखी इस देश ने। सच बता रहा हूँ। वो देखो सामने एक कसिनो, जो कि हम रात को होटल में चेक इन करा था ना, तो उन्होंने बताया कि 24 घंटे खुला है। आपको अगर अभी भी कुछ खाना है तो आप कसिनो में चले जाओ। मतलब इनके स्ट्रिप क्लब्स खुले हैं, कसिनो खुले हैं, बार्स खुले हैं, मॉल्स खुले हैं, मौज मस्ती की चीज़ें सारी खुली है। हालांकि लोग ना उनमें बेशक खाली पड़ी हो ये चीज़ें, पर खुली सारी चीज़ें इस तरह की मौज मस्ती की। कमाल कर रखा है भाई, बहुत सरप्राइजिंग लगी ये चीज़ मुझे। मतलब सड़क पे इतने स्ट्रिप क्लब्स, इतने बार्स, इतने कसिनोज, सिर्फ ये नहीं कई कसिनोज देख चुके हम। मौज मस्ती की सारी चीज़ें खुली है।